सोचो पूरी दुनिया का गोल्ड अगर एक जगह इकट्ठा करे तो कितना सारा होगा। ये सिर्फ 22 बाय 23 मीटर का एक क्यूब फॉर्म करेगा, जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा हो सकता है। सिर्फ इतना ही गोल्ड है जो कि पूरी दुनिया में अभी तक माइन हो चुका है। और रिसेंटली जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हर कोई इंटरेस्टेड है गोल्ड के अंदर। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या गोल्ड यहां से 45% गिर सकता है जैसे कि 2011 में गिरा था। गोल्ड एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है और सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड के पीछे क्यों पागल हैं, और क्या जो गोल्ड है उसका प्राइस 3 लाख तक जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड सिर्फ 2,16,000 टन के आसपास माइन हो चुका है, और जब से हमारी दुनिया बनी है तब से हम सिर्फ इतना ही गोल्ड माइन कर पाए हैं। मतलब जो गोल्ड है वो एक लिमिटेड सप्लाई एसेट है। अब किसी भी चीज की अगर लिमिटेड सप्लाई है, मतलब दुनिया में वो इतना है ही नहीं, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, और इसी तरीके से उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। अब जो गोल्ड है उसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द केस में ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड रखा हुआ है। यूएस में गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा जाता है, और इसी वजह से जो गोल्ड है ये एक सेफ हेवन है। तो अगर आप पुराने जमाने में जाओगे तो गोल्ड को एज अ करेंसी यूज किया जाता था, मतलब गोल्ड दो और आप सामान खरीद सकते थे। फिर जब नया जमाना बना तो उसके अंदर गोल्ड को एज अ कमोडिटी बना दिया गया, और उसके बदले फिएट करेंसी का इजाद हुआ। मतलब जो आप आईएनआर, डॉलर, येन ये सब देखते हो ये सब बने। अब जब डॉलर बना तो उसने बोला कि $1 मतलब इतना सोना मेरी तिजोरी में होगा। इसको कहते हैं डॉलर जब पैक था अगेंस्ट गोल्ड। तो जब दुनिया डॉलर बेचने लगी और अपना सोना वापस मांगने लगी, अब 1971 में निक्सन ने यह अनाउंस किया कि डॉलर जो पैक था गोल्ड के अगेंस्ट वो हम हटा रहे हैं। मतलब अब $1 के बदले आपको उतना गोल्ड नहीं मिलेगा। जैसे ही ये चीज होती है, जो गोल्ड की प्राइस होती है वो ऑल ऑफ द सडन शूट कर जाती है, और जो डॉलर की वैल्यू होती है वो लगातार गिरने लगती है। अगर हम किसी भी करेंसी की बात करें, चाहे वो आईएनआर हो, डॉलर हो या फिर येन, ये सिर्फ एक फैक्टर पे चलती है, वो है ट्रस्ट। और गोल्ड से ज्यादा ट्रस्ट किसी भी दूसरी करेंसी पे नहीं था। इवन जो गोल्ड की हिस्ट्री है वो डॉलर से भी ज्यादा पुरानी है। अगर आप इंडियन नोट की बात करोगे तो उस पेपर की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट के साइन है कि इतने रुपए की वैल्यू आपको मैं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, सिर्फ उस प्रॉमिस के ऊपर उस नोट की वैल्यू है। इसीलिए कहते हैं कि गोल्ड एक रियल करेंसी है, और जो फिएट करेंसी है जैसे डॉलर, आईएनआर या फिर येन, ये सिर्फ पेपर करेंसी है। इनके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। अब जैसे ये चीज होती है तो जो डॉलर है वो इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि वापस वो नीचे नहीं आता, और डॉलर हमेशा गोल्ड के अगेंस्ट गिरता चला गया। तो ये तो हमने समझ ली गोल्ड की हिस्ट्री। इससे अभी की मार्केट का क्या लेना देना, अब आप पूरी कहानी सुनो तो समझ में आएगा। 2021-22 में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से जो गोल्ड है वो ऑल ऑफ द सडन भागना शुरू करता है, और आज के डेट में 2021 से लेकर के 124% के रिटर्न गोल्ड दे चुका है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, इस सिचुएशन में शुरू होती है यूक्रेन रशिया वॉर। और जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई, यूएस, यूरोप और यूके ने बोला कि आप इस वॉर को कंटिन्यू नहीं करोगे, आप बंद कर दो, रशिया को ये बोला गया। तो रशिया ने बोला मैं ये वॉर बंद नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे जो ईगो होता है यूएस का वो हर्ट हो जाता है, और जो यूएस, यूरोप और यूके होते हैं वो रशिया के फिएट करेंसी, जिसको हम रिजर्व करेंसी भी कहते हैं, डॉलर्स, उसको सीज कर देता है। अब ये जो फ्रोजन एसेट हैं जहां पे यूएस की करेंसी फ्रोज हो चुकी है, उनके बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया। अब इस सिचुएशन में रशिया क्या करता है कि अपने रूबल को पैक कर देता है गोल्ड से, और वापस से जो रूबल होता है वो गिरना बंद होता है और वापस से ऊपर जाता है। अब यहां पे कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि डॉलर बैन करने से रूबल क्यों गिरने लग गया। पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। तो अगर आप इंडिया से यूएस कुछ भेजोगे तो आईएनआर में ट्रेड नहीं हो रहा, यहां पे ट्रेड हो रहा है डॉलर में। तो किसी भी इकोनॉमी को अगर बर्बाद करना है तो यूएस चाहे सिर्फ एक दिन में बर्बाद कर सकता है, जो उसने रशिया के साथ किया। अब जब रशिया का रूबल गिर रहा था, उसने सोने के अगेंस्ट पैक करा और रूबल वापस चढ़ना शुरू हुआ। तो दुनिया को यहां पे दो चीज समझ आई। पहली चीज कि जो डॉलर है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1971 में निक्सन ने ये प्रूव किया था, उसके बाद लोग भूल गए। एंड देन 2021-22 में दोबारा से ये चीज प्रूव की गई कि डॉलर को आपने बहुत ज्यादा पावर दी है। अब जैसे ही ये चीज लोगों को समझ आती है, नेशंस को समझ आती है, तो सारे के सारे नेशंस
दबा करके गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं। आज के डेट के अंदर अगर आप देखोगे यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, उसके बाद इन सारी कंट्रीज के पास आप बाइफर्केशन देख सकते हो। अब अगर आप फिएट करेंसी के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता था सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर, मतलब डॉलर के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था जो कि टूट गया था। अब जैसे ही ट्रस्ट टूटता है, जो डॉलर है वो अपनी वैल्यू खोना शुरू करता है। आप देखोगे यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार गिरता चला गया है, 187 के आसपास हुआ करता था और एक टाइम पे ये 96 के आसपास आ चुका था और रिसेंटली वापस थोड़ा सा गेन किया है। तो इस वजह से जो डॉलर है वो अपना ट्रस्ट खो रहा है, अपनी वैल्यू खो रहा है, और जो गोल्ड है ये और भी ज्यादा महंगा हो रहा है। क्यों? डॉलर के अगेंस्ट हेज है गोल्ड। जब जब डॉलर गिरेगा तब तब गोल्ड बढ़ेगा। जब पहली बार ये हुआ था तब भी ऐसा हुआ था, अब जब दूसरी बार ये हुआ तब डॉलर और वीक हुआ और गोल्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद आता है ट्रंप, और ट्रंप पूरी दुनिया पे लगा देता है टैरिफ, और ये तीसरा मेन शॉक फैक्टर था जब लोगों का ट्रस्ट गोल्ड के ऊपर बढ़ा और सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना शुरू किया। अगर आप सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ एज ऑफ नाउ लगा हुआ है, और यूएस ने यह भी बोला था कि हम इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। और रशिया पर जब सैंक्शंस लगे थे तो स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया था और उसके सारे के सारे एसेट को फ्रीज कर दिया था। और सेम चीज इंडिया के साथ भी हो सकती थी, सेम चीज चाइना के साथ भी हो सकती थी। तो अब पूरी दुनिया को पता था कि जो यूएस है उस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, और ये बना हमारा तीसरा मेन फैक्टर जब ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक्स डॉलर धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे गोल्ड को खरीदना शुरू कर देते हैं। 2000 मेट्रिक टन के पास चाइना के पास गोल्ड हुआ करता था 2022 में। 2025 में ये 2300 मेट्रिक टन के आसपास आ चुका है। तो कितने तेजी से जो गोल्ड है उसको ऐड किया है, अपनी रिजर्व जो कि यूएस डॉलर में ये रखते थे उसको बेचा है। सेम चीज इंडिया ने करा, डॉलर को बेचा और गोल्ड खरीदा, और इस वजह से जो डिमांड है गोल्ड की वो बहुत ज्यादा तेजी से भाग गई और यहां तक आपको प्राइस गेन देखने को मिले। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये गिर नहीं सकता? जैसे रिसेंटली गोल्ड ऑल ऑफ द सडन सबसे ज्यादा गिर गया हिस्ट्री के अंदर 11%, बहुत ही छोटे टेन्योर के अंदर। क्या ऐसा दोबारा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 2011 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये चार्ट है 2011 का। इस टाइम पे गोल्ड ने करीब करीब बना दिया था अपना ऑल टाइम हाई, मतलब करीब करीब 172% की गेंस दिखाए थे गोल्ड ने 2008 से लेकर के 2011 तक। अब 2008 से लेकर 2011 तक गोल्ड क्यों बढ़ा ये समझो ताकि आप ये समझ पाओ कि आगे क्या होगा। 2007 में आता है लेमन ब्रदर क्राइसिस, जहां पे जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बन जाते हैं। अब जो यूएस है वहां पे जो हाउसिंग रेट है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेट हो गए थे, काफी सारे लोगों ने लोन लेकर के घर खरीदा। अब जो बैंक थे वो भी दबा करके लोन दे रहे थे लोगों को जो घर खरीद रहे थे। इससे क्या होता है, एक बबल बनता है और फिर बबल बर्स्ट हो जाता है। अब जब ये बबल बर्स्ट होता है तो जो लोगों ने 1 करोड़ का अगर लोन लिया था, क्योंकि उस समय पर उस घर की कीमत 1 करोड़ के आसपास होगी, बबल बर्स्ट होने के बाद उस सेम घर की कीमत 50 लाख बचती है, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं। अब इस सिचुएशन के अंदर लोगों को यह लगा कि मैं पूरी ईएमआई पे करूंगा और 1 करोड़ में ये घर खरीदूंगा, इससे अच्छा है कि मैं खुद को बैंकरप्ट फाइल कर दूं और ये घर बैंक को ही चिपका दूं। और यही चीज 2007-2008 के बीच में हुई कि काफी सारे लोगों ने अपने लोन में डिफॉल्ट किया और बैंक के पास अननेसेसरी के काफी सारे घर आ गए। अब जो बैंक है उन्हें घर नहीं चाहिए, उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन जो एसेट उन्होंने खरीदा था घर, वो घर ही अपने आप में गिरना शुरू हुआ। तो बैंक सिर्फ रिकवर कर सकती है घर को बेच के। अब जब बैंक के पास इतने घर वो जब बेचने गई तो बैंक को अपनी आधी कीमत भी नहीं मिल रही थी। इसी वजह से लेमन ब्रदर क्राइसिस ट्रिगर हो जाता है, जहां पे ये टू बिग टू फेल वाली कंपनी थी, ये बैंक ऑल ऑफ द सडन बैंकरप्ट हो जाता है। अब यहां पे यूएस गवर्नमेंट आती है और वो एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड करती है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग का सिंपल मतलब है कि मनी प्रिंट करो और बैंक्स को दे दो ताकि वो कोलैप्स ना हो। अब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग एक तरीके से तो यूएस की इकोनॉमी को बचा रही थी, लेकिन पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन फैला रही थी। इससे क्या होता है कि मनी सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, जिस वजह से एक एप्पल जो कि पहले 2 लोग अफोर्ड कर पा रहे थे अब 10 लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो एप्पल है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है और डिमांड हाई है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई और डिमांड में एक मिसमैच हुआ, जिस वजह से प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई। अब इस वजह से जब डॉलर प्रिंट हुआ तो 2008 से लेकर के 2011 तक आपको ये गेन्स देखने को मिले। क्यों? मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, जो गोल्ड है वो डॉलर के अगेंस्ट हेज है। अब 2011 के बाद गोल्ड क्यों गिरा? जो क्वांटिटेटिव ईजिंग थी वो इस पूरे टाइम फ्रेम में काफी अच्छे से काम कर रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से 2011 में फेड है, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग को बंद करता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जिस वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है और जो गोल्ड होता है
वो गिरना शुरू हो जाता है। और जो गोल्ड है 2011 से लेकर के 2015 तक लगातार गिरता रहता है और 43% के आसपास का करेक्शन दिखा देता है। और जिन लोगों ने गोल्ड 2011 में खरीदा था उन लोगों के जो रिटर्न्स हैं वो 2020 तक जीरो बने थे, क्योंकि जो गोल्ड था वो अपने ऑल टाइम हाई को 2020 से पहले तोड़ ही नहीं पाया। अब 2020 में गोल्ड क्यों बढ़ना शुरू हुआ था ऑल ऑफ द सडन? बढ़ तो पहले भी रहा था लेकिन एकदम से पंप क्यों आया था? क्योंकि हमारा कोविड आ गया था। अब जब कोविड आ गया था तो भी बाजार में अनसर्टेनिटी बनी, इस कोविड से कैसे डील करेंगे, जिस वजह से ग्लोबल इकोनॉमी फॉल करी और गोल्ड अगेन भाग गया। क्यों? ये एक प्रीशियस मेटल है, इसको सेफ हेवन कहते हैं। जब भी दुनिया में तबाही होगी, जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होगी, जब भी दुनिया में दिक्कतें होंगी, तब गोल्ड ऊपर जाएगा। और 2020 के बाद जैसे ये समझ आता है कि अब कोविड इतना इंपैक्ट नहीं करेगा, उसके बाद क्या होता है, यूक्रेन रशिया वॉर, हमास की वॉर, इंडिया पाकिस्तान, इन सारी वॉर्स की वजह से गोल्ड अगेन एक रैली देता है। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या गोल्ड 3 लाख तक जाएगा? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं। यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दुनिया के अंदर कितनी तबाही होती है और आज की सिचुएशन क्या है। अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो रिसेंटली जो ट्रंप है वो चाइना गया था, वहां पे उन्हें एक ट्रेड डील मिली जहां पे चाइना ने ये बोला कि ये परचेज करेंगे एटलीस्ट 12 मिलियन मेट्रिक टन के सोयाबीन, जिससे एक सेंटीमेंट ट्रिगर हुआ कि अब चाइना और यूएस, जो कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इनके अंदर चीजें खत्म हो रही है, जिससे गोल्ड के अंदर गिरावट हुई। सेकंड चीज, रेयर अर्थ मिनरल, जिसके ऊपर मेनली कब्जा चाइना का है, यहां पर भी बोला गया कि अगले 1 साल के लिए रेयर अर्थ मिनरल जिसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई हुई थी वो वापस से शुरू की जाएगी, जिस वजह से दुनिया के अंदर थोड़ी सी सर्टेनिटी आई। इसके बाद आपको गोल्ड गिरता हुआ दिखता है। यूक्रेन रशिया की वॉर, जिसके बारे में बात चल रही कि हो सकता है खत्म हो जाए, अगर वो भी खत्म हो जाती है तो भी गोल्ड गिरेगा। इजराइल ईरान की वॉर, इजराइल हमस की वॉर भी खत्म हुई, जिससे एक और पॉजिटिव साइन आया। अब यूक्रेन रशिया की वॉर भी खत्म होगी तो एक और पॉजिटिव साइन आएगा। अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ खत्म हो जाते हैं तो भी एक पॉजिटिव साइन आएगा, जिससे जो डॉलर है वो इंक्रीज करेगा और जो गोल्ड है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पे एक चीज जो शायद ही आपको कोई बताएगा वो है ये वॉल्यूम्स जब भी आते हैं तो वो कुछ कहानी अपने साथ लेकर के आते हैं। वॉल्यूम का मतलब यह है कि लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ गया है। अगर आप देख पाओगे बहुत ही छोटी और बहुत ही माइन्यूट लाइंस यहाँ पे बनती थी गोल्ड की, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पर ट्रेड होता था, लेकिन कुछ टाइम से जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। अब ये बड़े इन्वेस्टर्स कौन है? ये हैं ETF वाले, ये हैं सेंट्रल बैंक्स। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ETF कभी भी फिजिकल गोल्ड बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करता, तो इसी वजह से ये ट्रेड करते हैं और एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन, मतलब जब भी इनकी एक्सपायरी होती है, बेच देते हैं। जैसे कि 28 अक्टूबर पे थी जब ये गोल्ड इतना ज़्यादा गिरा था। लेकिन अभी भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं गोल्ड को, जिससे क्या हो रहा है, जो गोल्ड के प्राइजेस हैं अभी माना जाता है कि और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, करीब करीब 1.5 लाख तक तो ये छूते हुए दिख सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है जिस हिसाब से डॉलर अपना डोमिनेंस छोड़ रहा है और चाइना अपना एक गोल्ड कॉरिडोर बना रहा है, जिसको चाइना गोल्ड कॉरिडोर कहा जा रहा है, उस वजह से भी जो गोल्ड है वो बढ़ेगा और जो डॉलर है अपना डोमिनेंस खोएगा। और सेंट्रल बैंक्स को जिस हिसाब से गोल्ड के ऊपर से ट्रस्ट हट गया, तो भी चांसेस हैं यहां से जो गोल्ड है वो और ज्यादा ऊपर जा सकता है इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि इस समय पे लोग डॉलर बेच करके गोल्ड खरीद रहे हैं। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। 2024 से पहले मैं गोल्ड के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं था, मैंने अपना बिल्कुल पैसा नहीं डाला था। लेकिन 2024 के बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो का 8% ऑलरेडी गोल्ड में डाल दिया है, SIP फॉर्मेट के अंदर, जहां पे मैं ETF होल्ड करता हूं। मैंने कुछ फिजिकल कॉइन्स भी होल्ड करे हुए हैं और मैं अपने पोर्टफोलियो का 8% होल्ड करने वाला हूं। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ये भी क्रैश करते हुए दिखेगी और बहुत जल्दी हो सकता है कि जो डॉलर एक ग्लोबल करेंसी की वैल्यू होल्ड करता है ये खो दे, जिससे आपका जो पेपर मनी है, चाहे वो INR है या डॉलर, ये पूरी की पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे और सिर्फ गोल्ड एक ऐसा एसेट बचेगा जो कि पैसों में अप्रिशिएट करेगा, लैंड पैसों में अप्रिशिएट करेगा, बिटकॉइन रुपीज या फिर INR या फिर डॉलर में अप्रिशिएट करते हुए दिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ये दोनों वीडियो जरूर देखना कि 20% तक का क्रैश कैसे आ सकता है बाजार में। थैंक यू।